तो क्लास 12th में वेरी फर्स्ट देखो, नई बुक, पुरानी बुक में चैप्टर 2 लिखा होगा और नई बुक में चैप्टर 1 लिखा होगा, क्योंकि जो पहले चैप्टर 1 था वो डिलीट हो गया सिलेबस से। काफ़ी सारी बुक्स में आ रही है, काफ़ी सारी बुक्स में नहीं आ रही, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है। जब होगा CBSE बताएगा तो हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्लास 12th का पहला चैप्टर ये है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन देख लो। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है सॉल्यूशंस का। देखो सॉल्यूशन होता क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। सिंपल ये मिक्सचर है। क्या ये मिक्सचर, कैसा मिक्सचर है, पहला पॉइंट मिक्सचर है। दूसरा कैसा मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है ये, होमोजीनियस मिक्सचर। अब तुम बोलोगे सर होमोजीनियस मिक्सचर तो हम नहीं जानते। देखो दो तरह के मिक्सचर होते हैं। मैं बहुत ही बेकार एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा एक बार पानी है, पानी के अंदर चीनी डालो। क्या डालो, चीनी। कुछ समय बाद आप चीनी को अपनी आंखों से पहचान नहीं पाओगे, अरे चीनी है क्या, नहीं है चीनी। तो इसको बोलेंगे हम होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, मतलब जो ऐसे नेक्ड आई से देख के पहचान ना पाए क्या क्या मिला हुआ है, तो उसको बोल दिया करते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल देते हैं। या फिर ऐसा मिक्सचर जिसको सिंपल तरीके से हम सेपरेट ना कर पाए, बात समझ पा रहे हो, उसको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर। फिर अब समझ पा रहे बात को। तो हमने क्या बोला, सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अच्छा किन किन चीज़ों का मिक्सचर हो सकता है, तो हमने बोला चीनी पानी का, चीनी और पानी ले लो, नमक चीनी पानी ले लो, 3 चीज़ ले लो। मैंने कहा नमक ले लो, चीनी ले लो, पानी ले लो, दारू ले लो, तो 4 चीज़ों का मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर कितनी भी चीज़ों का हो सकता है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं बाइनरी मिक्सचर। क्या पढ़ते हैं, बाइनरी। बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि 2 चीज़ें मिलाओगे आप। एक सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें हुआ करेगी। एक को बोला करेंगे हम सॉल्यूट। क्या बोला करेंगे, सॉल्यूट। दूसरे को बोला करेंगे सॉल्वेंट। अब तुम बोलोगे सर सॉल्यूट का ज्ञान नहीं है मेरे पास, मैंने 11th क्लास बहुत बेकार पढ़ी है, मुझे कुछ नहीं आता। तो भाई सॉल्यूट का मतलब ऐसा हो गया जिसको डाले। क्या बोला मैंने, जिसको डाले, अभी समझाऊंगा मैं। और सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें डाले, जिसमें डाले। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, 2 चीज़ों से मिलकर बना रहा हूँ, एक चीनी है और एक पानी। तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। क्यों, पानी के अंदर चीनी को डाल रहे, ख़त्म। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन को लेके, ठीक है। 11th क्लास हल्का सा रिवाइज करवाया मैंने आपको। अब 12th का हम फील लेंगे। इसे अगर नोट करना चाहो फटाफट नोट कर सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन। अब यहाँ से अब हम 12th में घुस चुके हैं पूरी तरह। 11th को भूल जाओ। अगर तुम्हें 11th का कुछ भी नहीं आता है, मोलैरिटी नहीं आता, मोल फ्रैक्शन नहीं आता, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं आती, बेफिक्र रहो, मैं हर वक्त उसको साइड में बताते चलूँगा। एक ब्रिज कोर्स भी चलाएंगे कि साथ में आपको 11th की नॉलेज मिलती रहेगी। अब हम काम की बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। हम पढ़ते हैं भाई सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें जनरली 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा आप पाओगे ज़्यादातर कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना। और जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट वो कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट को मैं ए बोला करूँगा, ठीक है। सॉल्वेंट को क्या बोला करूँगा, ए, और सॉल्यूट को बोला करूँगा मैं बी। बात समझ में आ गया, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। अब मेरी छोटी छोटी बातों को समझना। एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के एक ब्लॉक से, एनसीईआरटी में एक ब्लॉक बना रखा है, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं देखो मैंने चीनी को डाला पानी के अंदर, चीनी को डाला, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा। बेटा बात मत कर यार, शर्म करो बेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक चीनी लिया, उसको डाल दिया पानी के अंदर, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन दिखाई देगा हमें लिक्विड जैसा। तो इसको बोलते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं। अब अगला क्या बना रहा हूँ, अगला देखो, मैंने लोहे को पिघलाया, कॉपर को पिघलाया और दोनों को मिला दिया। अब मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अरे कॉपर लोहे को मिला के अलॉय बना दिया ना हमने, अलॉय समझते हो, अलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स, आपने पढ़ा है बचपन में। उन दोनों को मिलाएंगे तब भी एक सॉल्यूशन बनेगा, तो वो कहलाता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, सॉलिड सॉल्यूशन। वैसे मैंने क्या किया, एक गैस लिया, क्या लिया मैंने, गैस, और उसमें गैस को मिलाया, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, दिखाई कैसे देगा, गैसियस जैसा। मतलब कुल मिला के मैं एक शब्द में बोलूँ तो हमारा सॉल्यूशन कैसा दिखाई देता है, तो हमारा सॉल्यूशन दिखाई देता है सॉल्वेंट जैसा। सॉल्वेंट, जैसे मैंने सॉल्वेंट अगर पानी लिया तो पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, पानी जैसा। अगर सॉल्वेंट मैंने गैस लिया तो पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, गैस जैसा। अगर सॉल्वेंट मैंने सॉलिड लिया तो सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा, समझ में आया ना। यानी कि मैं एक लाइन लिखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। फेज, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फेज ऑफ सॉल्यूशन। फेज मतलब चेहरा, फेज का मतलब क्या हो गया, एक तरह से चेहरा मान लो। फेस नहीं है ये,
ये स्थिति होता है। क्या इसका मतलब होता है? स्थिति, या जो भी चीज़ें सब कुछ छोड़ो, या स्टेट, मैं बोल दूँ स्टेट, या वैसे लिख दो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। स्टेट कौन से स्टेट में होगा वो? तो हम बोलेंगे जैसा हमारा कौन होगा, जैसा हमारा कौन होगा बताओ, जैसा हमारा सॉल्वेंट होगा। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक पेज एक बोल सकते हो डायग्राम टाइप का उससे, पर अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है कि भाई कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है। तो हमने बोला देखो लिक्विड हुआ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट अगर सॉलिड हुआ तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस हुआ तो सॉल्यूशन कैसा होगा? गैस। यानी कि सॉल्वेंट जैसा दिखता है हमारा कौन? सॉल्यूशन। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो आप फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों, अब 12th का फील लेते हैं। 12th आपकी लाइफ में सबसे पहला टॉपिक 12th का। अभी तक जो भी बातें थी वो समझ लो 11th की बात थी, मजाक बातें थी। 12th क्लास का सबसे पहला टॉपिक, और मैं चाहूँगा आप बड़े दिल से सुनो। बेटा तू पूरे मछली क्या बोल रहा हूँ, तालाब क्या बोलूँ मैं इसको, पूरा तालाब जाएगा मेरा। गलत बात है यार, इतनी बातें नहीं करते। सुनो, रात को भी बात करते हो, दिन में भी बात करते हो, कभी तो पढ़ाई करो भाई, हैं? सुबह भी बात करते हो, शाम को ही बात करते हो। अच्छा इतनी नहीं हो पाती, ठीक है। अच्छा काम की बात, तो बेटा 12th क्लास में पहला टॉपिक, 12th के लिए पहला टॉपिक देखो, जिसको नहीं आता 11th का कोई बात नहीं। बेटा नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या नाम है इसका? सॉल्युबिलिटी। अब मैं इसको आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, तो देखो इसको ऐसे पढ़ो, अब फील आएगा। देखो 12th वाला, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है इंग्लिश का, इसको हिंदी में तोड़ते हैं। सॉल्युबल होने की एबिलिटी। क्या बात को समझ पा रहे क्या लिखा हुआ है? सॉल्युबल होने की एबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। बेटा ये पहला टॉपिक है। क्या लिखा है मैंने? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होने की एबिलिटी। एबिलिटी मतलब एक तरह से क्षमता। किसकी बात हो रही है? क्षमता। क्षमता समझते? क्षमता कि कितना वो एबल है, कितना वो एबल है। तो भाई समझते सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ किस हद तक सॉल्युबल हो सकता है। क्या बोला मैंने? कोई चीज़ किस हद तक सॉल्युबल हो सकता है, वही होगा सॉल्युबिलिटी। क्या होगा? उसकी वही कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगा? जैसे मैंने बोला देखो मैं हूँ चीनी, मैं क्या हूँ? मैं 1 किलो पानी में चीनी कितने, मैं मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं चीनी हूँ, मान लो ऐसे मैंने बोला मैं चीनी हूँ, और मैंने बोला भाई सॉल्वेंट फिक्स कर दिया। मैंने कहा 1 किलो पानी, 1 किलो पानी है, मेरा टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब चीज़ फिक्स कर दिया, और मैंने क्या किया, पानी लिया, कहीं पर क्या लिया? पानी, और इस चीनी को मैं इसमें डालने लगा, और मैंने क्या देखा? 1 किलो घुल गया, 1 किलो घुल गया। ठीक है, पानी कितना लिया था हमने? मान लो पानी भी 1 किलो ही लिया था। दोबारा 1 किलो पानी लिया, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 किलो चीनी घुल गया। अब 1 किलो के बाद मैं अगला चम्मच डाल रहा हूँ तो घुल नहीं रहा। तो मैं बोलूँगा सॉल्युबल होने की एबिलिटी कितनी थी? 1 किलो। किसी भी सॉल्यूट का कोई सॉल्यूट कितने हद तक घुल रहा है, उसी को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? अब मुझे एग्जांपल देना, और मैं ऐसे बोलता हूँ बेसिक एग्जांपल। मैंने कहा देखो, मैंने कहा यहाँ पर ले लो 2 लीटर, क्या ले लो आप? मैंने ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ रफली, 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी। मैंने कहा इसके अंदर मैंने डाला एक चम्मच चीनी, घुल गया। 2 चम्मच चीनी, घुल गया। 3 चम्मच चीनी, घुल गया। जैसे मैंने 3.1 चम्मच किया, घुलना बंद। अब वो जमने लग गया नीचे। इसका मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी कितनी रही होगी? 3 चम्मच। कितनी रही होगी? तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? कि भाई कोई सॉल्यूट किस हद तक सॉल्युबल है। क्या बोला मैंने? कोई सॉल्यूट किस हद तक सॉल्युबल है, वही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो सर इंग्लिश में डेफिनेशन भी बता दो। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इंग्लिश में एक बार, ठीक है? फटाफट इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दे। अब इस डेफिनेशन को देखो, निहारो, इसको ऐसे निहारो कि मज़ा आ जाए। देखो लिखा है सॉल्युबिलिटी, मैंने लिखा इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो डिज़ोल्व हो सकता है एक फिक्स टेम्परेचर पर। मैंने कहा मेरे पास आटा है, क्या है? आटे को हम डिज़ोल्व करवा रहे किसी चीज़ में। मैंने कहा भाई कि वो ना 2 बोरी आटा डिज़ोल्व हो गया एक फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स पानी के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 2 बोरी। बात समझ पा रहे हो? सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो सकता है, बस। बात समझ में आ गया? तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सिंगल लाइन में अमाउंट। क्या है इसका मतलब? अमाउंट। मैंने कहा इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। मैंने कहा इसकी सॉल्युबिलिटी कम है,
तो वो कम सॉल्युबल होता है। ये फील आ गया? पक्का पक्का। फिर आगे हम पढ़ेंगे, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों, द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन, किसी लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है वो कितना सॉल्युबल होगा, कितना सॉल्युबल नहीं होगा, ये सब पढ़ना है। अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास चीनी है, अब चीनी को पानी में डाल रहा हूँ, डाला घुल गया, डाला घुल गया, डाला घुल गया, अब घुल नहीं रहा, पर मुझे तो घुलवाना है उसको, मुझे तो डिज़ोल्व करवाना है, तो क्या करूँ? नीचे से आग लगा दूँ, नीचे से, यानी कि आग लगाने से क्या और सॉल्युबल हो रहा है? हो रहा है। तो यही सब हमें पढ़ना है कि भाई एक सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर डालेंगे तो कितना सॉल्युबल होता है नॉर्मल तरीके से, और कैसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो फटाफट हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बोलूँगा जो जेई और नीट में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आज तक, और अभी लेटेस्ट देखो, जेई नीट पहले पूछता था, बोर्ड्स में भी मैंने देखा है इसके क्वेश्चन, ठीक है, सैम्पल पेपर में भी देखा है क्वेश्चन इसी में से। जनरली लोग इस टॉपिक को पढ़ाते नहीं, थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। देखो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो मान लो 12th क्लास में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पर इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्यूचर में एग्जामिनेशन दोगे, लाइक जेई नीट कुछ भी दोगे। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। मैं ये सिखा रहा हूँ कि देखो मान लो आपने क्या किया, एक छोटा सा लाइन लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ सॉलिड लिखा मैंने, यहाँ लिक्विड लिखा, ठीक है। अभी समझना, बड़ा मज़ा आएगा, मज़ेदार बात है, बहुत मज़ेदार बात। और ये सॉल्यूशन, आपने सॉलिड को लिक्विड में ऐड किया और सॉल्यूशन बना। फिर सर ये इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगाया आपने? क्या क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा आपने? अच्छा यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इसको लिखते हैं डिसोल्यूशन। समझाऊंगा मैं, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ वेट करो, समझ में आएगा। डिसोल्यूशन, यहाँ है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई टॉपिक चल रहा था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कौन कितना सॉल्युबल है। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको कि अब हमें पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक सॉलिड को लेंगे, लिक्विड में डालेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अभी इमेजिन करना, मैंने एक बॉक्स लिया, इमेजिन करो, सब ऐसे फील करो। बॉक्स में पानी लिया, क्या लिया मैंने? पानी। पानी में चीनी के टुकड़े डाल दिए, चीनी के टुकड़े डाल दिए। अब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई चीनी धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? घुल रहा है उसके अंदर। चीनी के जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड सॉलिड, वो डिजोल्व हो रहा है। तो उसका नाम दिया हमने डिसोल्यूशन। क्या नाम दिया? यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल का घुलना, डिसॉल्व होना कहलाता है डिसोल्यूशन। तो ये वाला एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिसोल्यूशन का, क्यों? देखो जब सॉलिड लिक्विड से जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद जब डिसॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन और मैंने नोट किया, क्या नोट किया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल जो टूट रहे थे, वो पार्टिकल ना रैंडम मोशन में होंगे सारे। पता ना आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा कि हर चीज़ रैंडम मोशन में होता है। तो रैंडम मोशन के कारण क्या होगा, जैसे एक सॉलिड पार्टिकल ये है, दूसरा सॉलिड पार्टिकल ये है। सॉलिड पार्टिकल मतलब चीनी के पार्टिकल, और दोनों ऐसे जा रहे होंगे, लेकिन बाई चांस अगर ये टकरा गए तो टकराने के कारण जुड़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? बस जैसे एक ऐसे एग्जांपल ले लो, बहुत रफली एग्जांपल, एक आटे का टुकड़ा है गीला सा, दूसरे आटे का टुकड़ा है, दोनों को ऐसे फेंक के मारो, एक दूसरे में चिपक जाएंगे ना। वैसे ही ऐसा मान लो कि ये जो सॉलिड देखो घुल तो रहे हैं, लेकिन अंदर लिक्विड के अंदर ऐसे पार्टिकल भी होंगे जो ऐसे ऐसे टकरा रहे होंगे। अब टकराने के कारण क्या हो रहा हो, दोबारा जुड़ जा रहे होंगे, जुड़ने से दोबारा ओरिजिनल चीनी जैसा बन रहे होंगे ना। तो उसको बोला हमने क्रिस्टलाइजेशन। मतलब देखो कुछ पार्टिकल जो है पहले स्टार्टिंग में तो डिसॉल्व होगा, स्टार्टिंग में टूटेंगे। अब टूट गए बहुत सारे पार्टिकल, तो टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब कुछ टुकड़े होंगे जो आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, अब कंबाइन होकर वो बड़े टुकड़े बन रहे होंगे, है ना। तो पहले क्या होगा, पहले जो सॉलिड पार्टिकल है लिक्विड के साथ मिलेंगे और डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड होंगे और रिएक्शन को पीछे ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे पार्टिकल। निकल गए ना। देखो आगे का मतलब है घुलना और पीछे का मतलब है टूटना, मतलब सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भाई बहुत खतरनाक चीज़ थी। तुम्हें समझ में आ गया? दोबारा डाला, टूटे छोटे छोटे हो गए, एकदम घूम रहे फिर रहे, कुछ टकराए, जुड़ गए। जुड़ने का मतलब क्या है? दोबारा चीनी जैसा बन रहे। तो रिएक्शन क्या हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा है? तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जब भी एक सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है?
मैंने इक्विलिब्रियम में खूब समझाया आप लोगों को 11th क्लास में। देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो चलता रहता है आगे भी और पीछे भी। क्या बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड्स में पूछ लेते, कई बार पूछा गया, नीट में पूछा गया डायरेक्टली, जेई में भी पूछ लेते। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई देखो जब भी एक सॉलिड को लिक्विड में डालोगे वो डिसॉल्व होगा, घुलेगा, उस टाइम पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। पहले पार्टिकल घुलते हैं, फिर आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के कारण दोबारा वो सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं। छोटे छोटे टूट गए थे, कोलाइड किए, सॉल्यूशन से बाहर आ गए, सॉल्यूशन से बाहर आ गए। नोट कर लो फटाफट। अच्छा, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आने पर क्या होगा? अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कुछ समय बाद, पहले स्टार्टिंग में डिसॉल्व हुए, फिर कुछ देर बाद टूट के पीछे जुड़ के पीछे आने लग गए। तो हम बोलेंगे अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अब जितने अंदर बन रहे होंगे सॉल्यूशन में, डिसॉल्व हो रहे होंगे, उतने ही क्रिस्टल बन रहे होंगे। पता ना इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जितना रिएक्शन आगे जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब क्या टॉपिक है हमारे पास? टॉपिक ये है, ठीक है भाई, तुमने बच्चों को समझा दिया डिसोल्यूशन क्या होता है, अच्छा ठीक है भाई, घुलना। आपने बच्चों को बता दिया क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अच्छा बता दिया। आपने बच्चों को ये बता दिया कि भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, सब बता दिया। अब आगे क्या बताना चाहते हो? सॉल्युबिलिटी के लिए आगे क्या बताना चाहते हो? देखो, तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट टॉपिक है। क्यूट, पता क्या है टॉपिक का नाम? फैक्टर अफेक्टिंग, क्या नाम है इसका? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी कि ठीक है भाई, हमने माना कि सॉल्युबल हो रहा है, हमने माना कि चल भाई चीनी घुल रहा है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट कर सकती है, इसको अफेक्ट, इसके मतलब सॉल्युबल होना बढ़ा दे, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दे या घटा दे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं बताओ मुझे। तो मैंने कहा भाई बहुत सिंपल बातें, हम तो बचपन से जानते हैं। जो पहला फैक्टर होगा, पहला फैक्टर आपके पास वही है, बहुत बेसिक, कुछ भी ले लो। मैंने कहा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है सर। दूसरा बताओ सर, दूसरा वेरी फेमस टेम्परेचर, अच्छा ठीक है सर। तीसरा बताओ सर। मैंने कहा चलो तीसरा अभी प्रेशर ले लेते हैं, चलो प्रेशर ले लिया हमने। अभी इन तीनों की बात करते हैं, बाकी जो भी है देखते हैं। पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर मतलब उनका चरित्र कैसा है, चरित्र मतलब वो कैसे है वो। जैसे मैंने कहा इसका नेचर बताओ, मेरे हाथ का नेचर, आप बोलोगे सॉलिड है, क्या है? ब्लड का नेचर बताओ, लिक्विड है। हाथ का नेचर और भी बहुत कुछ हो सकता है ना? ब्लड का नेचर और भी कुछ हो सकता है। मतलब उसकी बातें कर रहे हैं हम कि भाई आपने जो सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट वो किस नेचर का है और सॉल्वेंट किस नेचर का है, उस पर भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने देखो, मैंने पानी लिया, पानी ले लिया, पानी, बेटा ध्यान से, इधर पानी लिया, पत्थर डाल दिया, मैंने कहा घुल जा, घुलेगा क्या? अरे पानी पत्थर में घुलेगा क्या, या पत्थर पानी में घुलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? टॉपिक का नाम सुनो, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबल होना किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो हमने कहा पहला क्या, दोनों के नेचर पर। अगर दूसरा लिक्विड फॉर्म में था तो उस, या फिर दूसरे के, देखो पानी के अंदर क्या खास बात है, पानी के अंदर ऐसा नेचर होता है, देखो पानी ऐसा होता है, पानी होता है OH वाला ना, पानी के अंदर एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो जो हमारा पानी है वो प्लस माइनस वाला है, उसका नेचर है कि मैं प्लस माइनस वाला हूँ। पानी कहता है मैं प्लस माइनस, पानी क्या कहता है, पत्थर कह रहा है मैं प्लस माइनस नहीं हूँ, तो मैं कैसे घुलूंगा, तेरे जैसा हूँ ही नहीं। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, ये नहीं कि तुम जहाँ मर्जी जिसको घुलवा दो। अब तुम बोलोगे दारू क्यों घुल जाता है, पानी में दारू क्यों घुल जाता है, तो दारू और पानी का नेचर एक जैसा होता है, तभी तो लोग मिला के पी रहे हैं। ठीक है, देखो दारू ये होता है ना अल्कोहल आपका, चलो मैं अल्कोहल दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर O नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, पता है बात आप लोगों को। तो देखो ये भी प्लस माइनस वाला है, पानी भी प्लस माइनस है, तो आपस में मिल जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड। मैं घुलूंगा या नहीं घुलूंगा इस बात पे डिपेंड करेगा नेचर कैसा है, नेचर। तो पहला टॉपिक क्लियर है क्या, कि कोई सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा ये नेचर पर डिपेंड करेगा। तो पहला टॉपिक हम यही पढ़ रहे हैं, फिर अगला टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर प्रेशर पढ़ेंगे। पहले हम ये उठा रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, अरे भाई नॉलेज होनी चाहिए, सब हो जाता है। सुनो, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात कर रहे थे अभी, कि भाई सॉल्युबल होना, ध्यान दो, सॉल्युबल होना किस बात पर डिपेंड करता है, कि भाई जो आपने डाला है वो किस नेचर का है, और जो सॉल्वेंट है आपका वो किस नेचर का है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा देखो भाई पानी है मेरे पास, पानी लिया, पत्ता गोभी डाल दिया, ले, मैंने कहा घुल जा,
घुल जा घुल जा घुल जा। पत्ता गोभी बोलेगा देख भाई, जो पानी का नेचर है, पानी है पोलर नेचर। कैसा है? पानी इज पोलर, पानी पे प्लस माइनस है, दो पोल है, एक प्लस पोलर एक माइनस पोल। पानी पोलर है, पत्ता गोभी सोच रहा है मैं तो पोलर हूँ नहीं तो मैं मिलूँ कैसे, मैं घुलूँ कैसे, मैं डिज़ोल्व कैसे हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तुम कैसे दोस्तों के साथ डिज़ोल्व होते हो। जैसे अगर मान लो कोई सिगरेट पी रहा है, डिज़ोल्व्ड, ठीक है भाई मेरे टाइप का बंदा है, मैं भी सिगरेट पीता हूँ, ये भी सिगरेट पीता है, तो बॉन्डिंग अच्छी हो गई, डिज़ोल्व हो गई एक दूसरे में। अगर कोई बहुत संस्कारी टाइप का है या अच्छे स्वभाव का है तो उसके साथ आपको अच्छे स्वभाव के लोग ही दिखाई देंगे। कोई जुआ खेल रहा है तो जुए वाले साथ में, सही बात है ना रिमझिम? मजाक कर रहा था। तो ऐसा होता है, हम ना हमेशा सेम नेचर के लोगों के साथ अच्छा डिज़ोल्व होते हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये तुम अपने आप को अभी देख लो, जो तुम्हारे जैसा है तुम उसके साथ ही रहना चाहते हो, ये सच्चाई है भाई। ये गलत है, सच्चाई नहीं है। मतलब काफ़ी, गलत है। चलो 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 इग्नोरिंग, ओके। तो कुल मिला के हमने क्या बोला? हमने बोला लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक डिज़ोल्व लाइक। मतलब कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है। ये मैं सोचा मैंने अपने मन से लिख दिया। एनसीईआरटी कहता है सेम चीज़ें सेम चीज़ के साथ डिज़ोल्व होना पसंद करती है। जितना ज़्यादा अच्छा नेचर होगा, दोनों का सेम नेचर होगा, उतना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा चीज़ें। बात समझ में आ गया? जैसे मैं आपसे बोलूँ मेरे पास है पानी, अब पानी कैसे नेचर का है तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस है ना, पोलर नेचर है। कैसा, क्या बोलते हैं इसको हम? पोलर नेचर। नमक पोलर नेचर, इसलिए नमक डिज़ोल्व होता है। जो जो चीज़ें पानी में घुलेगी पक्का उसमें पोलैरिटी होगा, क्या होगा? प्लस माइनस होगा। क्या बात समझ में आ गया? अब मैंने कहा कि भाई पानी लो, मैंने कहा पानी में बेंजीन डाल दो भाई, मैंने पानी में ये डाल दो CH3 CH3, क्या ये डिज़ोल्व होगा? नहीं। इसको इसके पास प्लस माइनस नहीं है। मैंने कहा चलो ये एक कंपाउंड है, इसको इसके अंदर डाल दूँ, मैंने इसके अंदर डाल दिया CH3 CH2 CH3, क्या ये दोनों आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगे? हाँ भाई, ये सेम नेचर का है, ये भी सेम नेचर का है। बात समझ पा रहे हो? यानी कि लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है, सेम नेचर की चीज़ें सेम नेचर में डिज़ोल्व होती है, अदरवाइज डिज़ोल्व नहीं होती। क्या बात समझ में आ गया? तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, पहले इसे नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों अगली चीज़ को समझना, अब मेरी बात को समझना। देखो मैं आपसे बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, बहुत बेसिक बात सुनो। मैंने कहा एन हेक्सेन, क्या लिखा मैंने? कई लोग कोमा में, होता क्या है? होता क्या है पता है? एन हेक्सेन, ऐसा हेक्सेन जो स्ट्रेट चेन में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा एन हेक्सेन प्लस H2O, क्या ये आपस में एक दूसरे में डिज़ोल्व होंगे? आंसर इज नो, देखते ही पता लग गया। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन लाइन से लगे हुए, लाइन से, और पानी है प्लस माइनस वाला। वो कह रहा है मैं हूँ पोलर नेचर, तू पोलर नहीं है, अपना इंट्रैक्शन नहीं हो सकता, हम डिज़ोल्व नहीं होंगे एक दूसरे में। फिर मैंने एग्जांपल लिखा, पानी प्लस दारू, पानी प्लस, क्या डिज़ोल्व होंगे? हाँ भाई, दारू होता कैसा है? O और H वाला ना, तो O पर नेगेटिव H पे पॉजिटिव, और पानी में भी क्या है? O पे नेगेटिव H पे सेम पोलर, डिज़ोल्व हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक बेसिक कर लोगे। मैंने कहा हेप्टेन है, कहीं पर हेप्टेन है, हेप्टेन क्या बोला मैंने? हेप्टेन। और मैंने कहीं पर कहा हेक्सेन, क्या ये आपस में डिज़ोल्व होंगे? हाँ जी हो जाएंगे, दोनों एक जैसे, 7 कार्बन हेप्टेन 6 कार्बन, अरे होंगे ना डिज़ोल्व भाई, दोनों एक जैसे है ना, तो सेम नेचर की चीज़ें सेम चीज़ों में डिज़ोल्व होती है। तो यहीं से आपसे CBSE कहता है, CBSE क्या कहता है, मेरा मन कहता है कि बच्चों को एक और चीज़ सिखा दो। सर क्या सिखा दो बच्चों को? ये सिखा दो भाई कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट वो कैसे कैसे नेचर के होते हैं। तो सॉल्वेंट जनरली आपको दिखाई देंगे पोलर नेचर, कैसे दिखाई देंगे? पोलर नेचर और नॉन पोलर। तो मैंने बोला कितने टाइप के सॉल्वेंट हमें दिखाई देने वाले क्लास 12th में या जनरली JEE नीट लेवल पे भी? सॉल्वेंट जनरली 2 ही प्रकार के तो दिखाई देंगे आपको। सॉल्वेंट है तो हम बोलेंगे एक होता है पोलर सॉल्वेंट, क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट। दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर पोलर सॉल्वेंट फेमस बता दो बेटा। सबसे फेमस है पानी, क्या है? पानी इज मोस्ट फेमस पोलर सॉल्वेंट, और यही हमें याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। दूसरा सर, दूसरा सॉल्वेंट कौन सा है सर? मैं बोल रहा हूँ नॉन पोलर। क्या बोल रहा हूँ? आप बोलोगे सर नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा CCl4 सबसे बेस्ट एग्जांपल, CCl4 ये नॉन पोलर होता है। क्या होता है? कार्बन 4 क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मैंने कहा इसके अंदर कौन से डिसॉल्व होंगे? तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन लाइक चीज़ है ना,
जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जनरली, जो सॉलिड वाले हाइड्रोकार्बन है या लिक्विड वाले हैं, वो सब इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? नॉन पोलर। जैसे मैंने बोला देखो ना यार, कार्बन 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 प्लस माइनस थोड़ी होता है इनके अंदर, तो हाइड्रोकार्बन इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। सर इसके अंदर कौन डिसॉल्व होगा? तो इसके अंदर होगा आपका नमक। क्या होगा? नमक और दारू और चीनी और कुछ भी, सारे पोलर वाले डिसॉल्व हो जाएंगे। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब मैंने आपसे बोला कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, पहला मैंने आपको पढ़ाया कि कोई सॉल्युबल कितना होगा कितना नहीं होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। फिर मैंने ये वाला बताया कि भाई सॉल्युबल होने के पीछे बढ़िया लॉजिक क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, नेचर वाला है ना, कि भाई अगर नेचर सेम है तो बहुत तगड़ा डिसॉल्व होंगे, नेचर सेम नहीं है तो हो सकते हैं पर बहुत टाइम लगेगा। वो खड़े होके एकदम स्कूल के बाहर खड़ा है, फिर इधर उधर टाइम लगेगा ना, नेचर सेम नहीं है तो तब जाके डिसॉल्व होगा। तो कहना क्या बोला मैंने, कुछ समझ में नहीं आया किसी को। ठीक है, अगला पढ़ रहे हैं हम टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर से सॉलिबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता नहीं है? बताओ। अरे सबको पता है भाई। ये मैं एक 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को ले आऊँ, मैं बोलूँ बता भाई सॉलिबिलिटी का मतलब होता है सॉल्युबल होना, अमाउंट कितना अमाउंट सॉल्युबल हो रहा है। फिर मैं बोलूँ बता भाई इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दे। क्या बोलूँ मैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दे। तो 9वीं 8वीं क्लास का बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा बोलेगा हाँ पता है मुझे, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो बोलेगा तू भाई टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम? सॉलिड की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉलिड की लिक्विड के अंदर। कुछ और मत समझना अभी। आप चीनी मान लो, चीनी को मान लो, अभी चीनी मान लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, पर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा आपका? मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ। मैंने आपको सोचने का टाइम दिया। मैंने कहा एक सॉलिड है, अभी सॉलिड क्या है नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा पानी के अंदर डाल दिया, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ सॉलिबिलिटी बढ़ी कि घटी? अरे बढ़ी कि घटी? कौन कौन बढ़ी बोल रहे? सारे? 2 लोग नहीं बोल रहे बेटा। आइंस्टाइन का, अच्छा मुझे लगा आइंस्टाइन का दिमाग चोरी किया है। ठीक है बेटा, सामने सर मैंने तो दोनों हाथ खड़े किए नहीं। अच्छा कौन कौन कहता है कि सॉलिबिलिटी घटी? और कौन कौन कहता है कि दोनों हो सकता है? तो भाई देखो, जनरली जब हम एकदम बिल्कुल नॉर्मल आदमी, बिल्कुल इंसान बन जाते हैं जैसे हो आप लोग, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ना तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। भाई सबको लगता है, मेरे को भी लगता है, आपको भी लगेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम खा पी रहे एकदम मस्त जी रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम 12th में पहुँचते हैं तब दिक्कत है। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सॉलिबिलिटी बढ़ेगा ये फिक्स नहीं है। सॉलिबिलिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और ऐसा भी सकता है कि पहले बढ़े बाद में घटे। मैं समझाता हूँ, देखो अभी तक हमारी कॉमन थिंकिंग क्या होती है कि भाई आपने एक पानी लिया, पानी लिक्विड लिया, उसमें डाल दिया सॉलिड। क्या डाल दिया आपने? सॉलिड। आप हीट कर रहे हो तो भाई देखो जो सॉलिबिलिटी ऐसे बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब एरो ऐसे जा रहा है, बढ़ेगा। मान लो ये सॉलिबिलिटी रखा इधर टेम्परेचर, तो देखो दोनों टेम्परेचर को बढ़ाया, सॉलिबिलिटी को बढ़ाया, तो दोनों बढ़ रहा है। ये सबको लगता है, पर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि आपने सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाया, देख रहे हो घट ही रहा है, नीचे आ रहा है ग्राफ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी बढ़ रहा हो फिर घटने लग जाए। धोखा ये भी हो सकता है कि कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये कहना बड़ा बेवकूफ़ी होगा कि हीट देने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सॉल्युबल होना बढ़ेगा, ये कहना गलत है। हाँ, आपने चीनी के लिए देखा है खीर बनाते वक्त, चाय पत्ती बनाते वक्त, अच्छा चाय बनाते वक्त, चाय पत्ती नहीं बनाते, नहीं चाय पत्ती को बनाते वक्त, अच्छा चाय पत्ती बनाते वक्त, जो भी हो, तो कुल मिला के समझ में आ रहा है ना। तो आपने चाय पत्ती बनाते, नहीं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा चाय बनाते वक्त, दूध उबालते वक्त, अच्छा चीनी डाल के, तो देखा होगा कि भाई चीनी जल्दी जल्दी पिघल जाता है ना। तो आपको यही लगता है कि सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा और हीट करेंगे तो बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। तीनों चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो साइंस यही तो है बेटा कि आपको नई चीज़ों को सिखाना,
और वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा, हमने सीखा भाई देखो अनयूजुअल जो भी था इस टॉपिक का नाम, इसमें ना सॉलिबिलिटी, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तीन बातें सीखी हमने कि सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकती है टेम्परेचर के साथ, दूसरा क्या सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ भी कर सकती है, और तीसरा क्या इंक्रीज़ देन डिक्रीज़। तो तीनों केसेस पॉसिबल हैं, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे मैंने कहा इस तरफ है सॉलिबिलिटी, ठीक है सॉलिबिलिटी, और इस तरफ है टेम्परेचर। तो अगर आप के आई के लिए ग्राफ बनाओ, के आई लाइक के आई और AgNO3 लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग है ना, तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा आपको कि देखो टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, सॉलिबिलिटी इस तरफ है, तो एरो कैसा एरो ऐसा है ना, बिल्कुल ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बात समझ पा रहे हो ना, इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, इनका अलग अलग भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो? मतलब अलग अलग ग्राफ में बना लो, एक बार के आई के लिए बना लो, ठीक है। तो ये याद करने वाली बात नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कुछ ऐसे ग्राफ भी बन सकता है, कुछ मान लो हमने लिखा सॉलिबिलिटी इधर, इस तरफ लिखा टेम्परेचर, कुछ केमिकल्स है जो नीचे की तरफ बिहेवियर शो कर रहे हैं, कुछ केमिकल ऐसा है कि भाई ये सॉलिबिलिटी है और ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। और आपने क्या किया, सुनो ध्यान दो, आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ऐसे गया सॉलिबिलिटी, फिर एक टेम्परेचर के बाद ऐसे घटने लग गया, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? अच्छा केमिकल का नाम अगर मैं तुम्हें बता दूं हल्का सा, वैसे नीड नहीं है, मैं बताने रहा हूँ, तुम्हें याद करना पड़ेगा वरना, NO2SO4 10H2O, ठीक है। वैसे याद मत करना, बात समझ पा रहे? NO2SO4 10H2O ये एक ऐसा केमिकल है जिसको हीट करोगे तो पहले सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उसके बाद घटने लग जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करे, JEE नीट की तैयारी करे या CBSE बोर्ड का भी पेपर मुश्किल बने, तो ये सब बातें आप जान सको कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ने के बाद घट सकता है, और जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्यों ट्रांजिशन ना ट्रांजिशन समझते हो? जो था ऐसे एकदम से नहीं समझे, ट्रांजिशन होता है वही वाला तो है, ये देखो चेंज हो गया ना, अरे पाउडर वाला नहीं था। आजा तुझे चांद की औकात, ऐसे कुछ था ना, फिर वही वाला, तो वही वाला है, बस समझ पा रहे बात को, चांद को उसकी औकात दिखाया, ऐसा कुछ था। मेरे प्यारे बच्चों सारे एग्जाम्पल लिखवा दिया मैंने। बढ़ने वाले का हो गया के आई एंड AgNO3 लिख लेना, ठीक है। इसका बता दिया मैंने NO2SO4 10H2O, इसका भी नहीं लिखवाया ना मैंने, एक लिख लो Cu2SO4 थ्राइस, ये लिख लो, ठीक है, Cu2SO4 थ्राइस, ये C ये वैसे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ही काम आएगा, अदरवाइज कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है। आगे देखो, आगे अब तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ। ये बात तो मुझे समझ में आता है, सुनो कि अगर मैं हीट करूँगा तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए। सर आपने बोला, ध्यान दो इधर, आपने बोला कि घट रहा है, बेटा ध्यान दो। दूसरा आपने बोला सर बढ़ेगा फिर घटेगा, बात पची नहीं, मज़ा नहीं आया। आपने बोला, हमने मान भी लिया, पर मज़ा नहीं आया। रीज़न क्या है? रीज़न समझना। रीज़न देखो 11th क्लास में, आप थोड़ा सा 11th क्लास की बात करते हैं, देखो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। 11th क्लास में एक साइंटिस्ट थे, ली चार्ट प्रिंसिपल, याद है तुम्हें? ली चार्ट प्रिंसिपल। उन्होंने कहा था देखो अगर A है, B है और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब हीट इस तरफ है, और यहाँ बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अगर तुमने हीट को बढ़ाया, हीट को, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। नहीं बात समझे? क्योंकि रिएक्शन कैसा है ये? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब जो हीट हम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ली चार्ट प्रिंसिपल कहता है कि कहीं भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें अगर हीट दोगे तो रिएक्शन आगे की तरफ भागेगा, आगे की तरफ। तो हमने पढ़ लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बात समझ पा रहे हो? टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। ETF एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड। तो उल्टा क्या होगा? एक्सोथर्मिक हुआ। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड।
अरे उल्टा होगा ना इसका, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया। देखो समझना, इसमें क्या है, जैसे हम उसकी बात करें, जैसे हम बात कर लेते हैं कि नमक की, NaCl की बात कर लेते हैं, KCl की बात कर लेते हैं, Ni की बात कर लेते, NaI की बात कर लेते हैं। तो ये कैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें है ना, इनको तोड़ने के लिए, मान लो नमक की बात करते हैं, नमक तोड़ने के लिए हीट देना पड़ेगा। हीट, तो कैसा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। कैसा है ये, तो अभी आपने पढ़ा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, और आगे मतलब सॉल्युबल होगा। बताया था मैंने, आगे मतलब क्या होता है, सॉल्युबल होना। अब इस वाले केस में क्या हुआ जो घट रहा है, तो पक्का ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड का मतलब क्या है, पीछे, और पीछे का मतलब डिसॉल्व होना नहीं होता, आगे का मतलब होता है डिसॉल्व होना, पीछे का मतलब डिसॉल्व होना। इसलिए जो सॉल्युबिलिटी का ग्राफ है वो घटता है। अब इस केस में क्या हुआ होगा, वो बोलते हैं ना कि डुअल नेचर, दोगला नेचर, जो भी मैंने सुना था कहीं पर, कौन था वो, अश्विन ग्रोवर करके है ना कोई, हाँ, तो क्या कहता हूँ, उसके हिसाब से समझते हैं। देखो अब पहली बार जो बंदा था, केमिकल था, उसने बोला मैं एंडोथर्मिक हूँ। क्या हूँ मैं, तुम टेम्परेचर बढ़ा लो। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया, रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड, कहाँ जा रहा है, तो सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, सॉल्युबल है और सॉल्युबल है। पर एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया कि अब वो अब वो बोल रहा है खड़े होके, नहीं भाई मैं अब एक्सोथर्मिक शो करूँगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्या बात समझ में आ गया, उसके पीछे लॉजिक भी समझ सकते हो हल्का सा। देखो NO2SO4 10H2O देख लो, पहले इसके पास पानी है, क्या है, पानी, तो सॉल्युबल कब होगा, तो हमने हीट दिया था कि पानी जो है इसका वो भाप बन के उड़ जाए और वो घुलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा मान लो। तो हमने इसके पास पानी है तो हमने हीट दिया, सॉल्युबल हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है। एक टाइम पर ऐसा आएगा पानी उड़ जाएगा, पानी, ठीक है ना। तो पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन था, बाद में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, जिस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। क्या बात समझ में आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि इसको हीट करने के बाद क्या होगा, तो पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, NO2SO4। तो बात समझ में आ गया। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक, ग्राफ ऊपर, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ग्राफ नीचे, अगर दोनों हुआ तो ऊपर भी और नीचे भी। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। रीज़न नोट कर लो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था हमारा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, देखो उससे पहले देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखो अभी हमने ये पढ़ लिया दोनों। अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फटाफट नोट करो। उससे पहले मैं बोल दे रहा हूँ, देखो आने वाले लेक्चर्स में भी आपको मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ, देखो ध्यान से कि भाई देखो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो फॉरवर्ड होगा। बेटा भूलना मत, E फॉर एक्सो भी होता है, तो उससे भूलना मत, ठीक है ना। E फॉर एंडो भी होता है, E फॉर एक्सो भी, पर ये किसके लिए वैलिड है, एंडो के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है ना। अच्छा सब कुछ छोड़ो, प्लीज़ इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना। एक तरीका ये हो सकता है कि देखो ET साउथ की मूवी है, ET फिल्म लिख लो इसको, ET फिल्म, ठीक है, तो उससे भी काम हो जाए, जैसे मर्जी कर लेना, प्लीज़ छोड़ो हटाओ। अब काम की बात, अगला क्या था, इफेक्ट ऑफ, क्या था इससे पहले, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमने कहा ठीक है हम करके देखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चीनी लिया, पानी में डाला, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। क्या प्रेशर बढ़ाने से वो चीनी ज़्यादा घुल जाएगा, नहीं घुलेगा ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल। इवन एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो कॉलेज के टाइम पर भी नहीं करोगे ये सब तुम, ठीक है ना। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 5 कितना था वो, हाँ 523 केल्विन, अराउंड 500 केल्विन बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो ATM, क्या बोल रहा हूँ मैं, अराउंड 500 ATM प्रेशर को बढ़ाया गया, प्रेशर को बढ़ाया गया और देखा गया कि कितना सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। तो सिर्फ 2.1% के आसपास, एग्जैक्ट वैल्यू भी याद है मुझे, 2.3%, सिर्फ इतने परसेंट सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। सोचो अगर तुम 500 ATM प्रेशर लगाओगे तब जाके किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है 2% से, कोई फ़ायदा हुआ क्या, नहीं। तो हमने वहाँ से एक परिणाम निकाला, क्या निकाला, रिजल्ट, कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या लिखा हमने, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और 1 मार्क में पूछ भी लेते हो लोग, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि बताओ भाई, बिल्कुल माइनर लेवल पे बताओ
क्या प्रेशर का इफेक्ट है कि नहीं? आप बोलोगे है सर, प्रेशर का इफेक्ट है, लेकिन बहुत ही हाई प्रेशर पे। क्या रियल लाइफ में हम इतना हाई प्रेशर, तेरे को चीनी पिघलाना है, नहीं चीनी सॉल्युबल कराना है, तो भाई तू 500 एटीएम का प्रेशर लगाएगा? क्या तुम 100 लोग लेट जाओगे उसके ऊपर? ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं नो इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम? नो इफेक्ट। तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ रहे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बिना नो मार्क्स। ये जो टॉपिक है बहुत ही फेमस टॉपिक है, इसको भी हम क्यूट टॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा क्यूट है टॉपिक, मज़ेदार है, मज़ेदार टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक गैस लिया, गैस ले लिया, गैस लिक्विड लिया, अब गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं। लिक्विड में तो हम देख रहे हैं किस हद तक वो सॉल्युबल है या किस हद तक सॉल्युबल नहीं है। जैसे एक बार हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन लिया, क्या लिया? ब्लड लिया, ब्लड में डाल दिया। तो यार ब्लड में ऑक्सीजन आराम से जाता है, पढ़ा है तुम लोगों ने? ब्लड में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाता है। अगली बार मैंने हीलियम डाला ब्लड के अंदर, देख रहा हूँ हीलियम अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रहा। या मैंने पानी लिया, पानी में एक बार डाला मैंने ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गया। अरे पानी के अंदर होता है ना, तभी तो मछली मज़े ले रहा है अंदर, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने क्या करा, उसी पानी के अंदर हीलियम डाल के देखा, हीलियम अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो मैं यही पढ़ना है कौन सा गैस सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे बनाए, अगर नहीं है तो कैसे फ़ायदा उठाए, अगर है तो कैसे फ़ायदा उठाए, वही पढ़ना है। टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, ये तो समझ में आ गया ना कि कोई गैस किस हद तक सॉल्युबल है, वही कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। अब अगला इसमें टॉपिक क्या स्टार्ट होता है? इफेक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब टॉपिक का नाम क्या? फैक्टर। क्या टॉपिक का नाम है? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, बचपन में डॉक्टर बनना था, बन नहीं पाया, पर कुछ असर है मेरे में, दिख रहा है? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पढ़ पाओगे ऐसे? पढ़ लोगे ना? ठीक है, पढ़ लेना भाई, एडजस्ट करना। तो पहला इफेक्ट क्या पढ़ेंगे बताओ? इफेक्ट, अगर पहला इफेक्ट क्या होगा? नेचर। क्या होगा? नेचर ऑफ गैस। किसी लिक्विड के अंदर गैस को डाल रहे हैं तो वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा किस गैस को डाल रहे हो। मैंने ऑक्सीजन को डाला, बढ़िया से सॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम को डाला, सॉल्युबल कम है। हीलियम को डाला, सॉल्युबल कम है। यानी क्या नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है क्या? हाँ। तो हम लिखेंगे डिफरेंट गैस इंटरैक्ट, या फिर डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अच्छा सर, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी क्यों है सर? ऑक्सीजन ज़्यादा घुल रहा है सर, हीलियम कम घुल रहा है सर, रीज़न क्या है सर? तो रीज़न बहुत सिंपल है। पानी के पास ऑक्सीजन जाता है, बोलता है भाई मेरे से अच्छी बॉन्डिंग अच्छा खासा हो जाएगा, तेरा इंट्रैक्शन सेटिंग बेटिंग हो जाएगी बढ़िया, तो कहता है हाँ आ जा। पर जब हीलियम जाता है मना कर देता है, हीलियम जाता है मना, तो हम बोलेंगे इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है, इंट्रैक्शन रिलेशन अच्छा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है, देखो ज़्यादा मजाक वाली बात नहीं है, सिंपल है कि भाई डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट इंट्रैक्शन। जो ज़्यादा इंट्रैक्शन शो करेगा, समझ पा रहे बात को? जो ज़्यादा इंट्रैक्शन शो करेगा तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अच्छा, इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, कि मैं पानी हूँ, ऑक्सीजन आया, मैंने कहा आजा भाई, मैं अच्छा खासा अट्रैक्शन, अच्छा खासा इंट्रैक्शन, अच्छा खासा फोर्स तेरे साथ मैं कर सकता हूँ भाई, अच्छा खासा रिलेशन कर सकता हूँ, तो तू सॉल्युबल है। हीलियम से नहीं है तो नहीं है भाई। ये तो भाई रूट सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट इंट्रैक्शन। क्या लिखोगे? हैव डिफरेंट इंट्रैक्शन। इसी चक्कर में क्या होता है कि नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आ गया? नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है, अलग अलग अमाउंट से सॉल्युबल होते हैं वो, ठीक है ना। ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होता है? जो हमें पता है, ऑक्सीजन, और कम, सबसे कम हीलियम, सबसे कम हीलियम। अब मेरी बात को समझना, पहले हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ गैस, दूसरा क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? टेम्परेचर। तो भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पढ़ रहे हैं हम? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कब? बताओ कब? जब एक गैस को, एक गैस को किस में डाल रहे हैं हम? किस में? लिक्विड के अंदर। गैस को लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
तो मैंने क्या बोला, वही वाली बात है, एक छोटी सी चीज़ याद दिलाऊँ, आंसर आप खुद करोगे। मैं जब एक गैस को लिक्विड से मिलाता हूँ ना तो बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब मेरी बात को समझना, जो ये सॉल्यूशन बनता है ना उसमें हीट भी बाहर निकलती। क्या निकलती है? हीट। ये रिएक्शन कैसा है बताओ? क्या ये एक्सोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हीट यहाँ इस साइड नहीं है, हीट देना नहीं पड़ा। हीट अपने आप, जैसे मैंने बोला, देखो आप पानी ले लो। क्या ले लो? पानी लो, उसमें गैस को मिलाओ। किसको मिलाओ? जब गैस को मिलाओगे ना तो हीट बाहर आएगी। क्या आएगी? हीट बाहर। मतलब ये रिएक्शन कैसा है? हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हीट अपने आप बाहर निकली, तो एक्सोथर्मिक। क्या ये? अब मैंने आपको ये नॉलेज दिया, ये होता है, रियल में होता है ये। अब मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तो रिएक्शन बैक बढ़ जाएगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा? और बैकवर्ड होने का मतलब क्या है कि जो भी गैस था सॉल्यूशन के अंदर, जो भी गैस था सॉल्यूशन के अंदर, वो गैस पीछे जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर। पहले गैस अंदर गया था, अब गैस कहाँ आ रहा है? बाहर। गैस कहाँ आ रहा है? बाहर। यानी हमने क्या बोला भाई? देखो, जब गैस को, क्या बोला मैंने? गैस को लिक्विड में डालेंगे, लिक्विड में डालेंगे, गैस को लिक्विड में डालेंगे तो जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और पीछे हम पढ़ के आए हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल्स प्रिंसिपल, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसा थर्मिक है? एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन पीछे जाएगा। यानी जो गैस पहले आगे गया था वो गैस अब पीछे आएगा। इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है कि भाई देखो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले हमने एक बात को याद किया कि रियल में कॉन्सेप्ट होता क्या है, कि जब भी किसी गैस को लिक्विड से मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो हमने क्या बातें याद कर ली भाई? देखो, जब गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। क्या है? अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो क्या होने वाला है। एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन पीछे आता है। पीछे आने का मतलब क्या है? जो गैस पहले अंदर था अब वो गैस बाहर निकल रहा है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी? घटी। जो पहले ज़्यादा सॉल्युबल हो रहे थे अब कम सॉल्युबल है। क्या है वो? कम सॉल्युबल। तो सॉल्युबल होना घटा, सॉल्युबल होना घटा। तो मैंने आपसे बोला कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? तो भाई आंसर क्या है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, ये जनरल केस है। क्या है बेटा? ये जनरल केस। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं पर वो हमें पढ़ना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मतलब आपसे कोई बोले क्या हमेशा ये ट्रू है, तो बोलोगे नहीं भाई, 0.12% थोड़ा बहुत वेरी करता है। कुछ गैस ऐसा है कि जिनको अगर आप हीट करोगे ना, मतलब जिनको मिलाने के बाद हीट करोगे तो थोड़े से सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं। तो मैं क्या समझा रहा हूँ दोबारा कि टेम्परेचर बढ़ाने से, सुन लो दोबारा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है हमेशा। मान लो हमेशा ही 1-8% छोड़ो, तेल लगाए। क्या हमेशा? तो हमेशा। जनरली 99.99% केस में यही होता है कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी घटी। क्यों घटी? क्योंकि देखो भाई, गैस को जब लिक्विड में डालेंगे रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और पीछे पढ़ा हमने ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है कि एक्सोथर्मिक में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन पीछे आएगा, सॉल्युबल कम होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। इफेक्ट समझ में आ गया? फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा देखो, क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ रखा है, 2 मार्क में भी। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मछली होता है, मछली यानी एक्वेटिक स्पीसीज, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। गर्मी में तो हम भी रहते हैं पानी के अंदर ही, घुस गया जब मौका मिला है भाई। तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, एक्वेटिक स्पीसीज। क्या होता है? एक्वेटिक स्पीसीज। एक्वेटिक स्पीसीज फील्स मोर कंफर्टेबल, वेरी मच कंफर्टेबल। मज़े में है भाई, एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में दारू, एकदम ऐसा है भाई। तो ऐसा क्यों? एक्वेटिक स्पीसीज फील्स गुड इन कोल्ड वाटर, या फिर मछली फील्स गुड इन कोल्ड वाटर, है ना? या फिर एक्वेटिक स्पीसीज फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में ऐसा क्या हो जाता है भाई? कौन बोरी भर के पैसा दे रहा है उसको? बोरी भर के पैसा दे रहा है क्या कोई? या सूटकेस भर के पैसा दे रहा है? हैं? या एक ही मछली की 4 शादी करा दी ले भाई, इतना बढ़िया फील कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके पीछे रीज़न वही जो तुमने पीछे पढ़ा है। ठंडा पानी, टेम्परेचर कम,
टेम्परेचर घट रहा है ना, टेम्परेचर घटा, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन पीछे आता है, सॉल्युबिलिटी घटती है। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटी, तो टेम्परेचर घटने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखो जब ऑक्सीजन गैस, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन लो पहले। मान लो ऑक्सीजन गैस है, वो वाटर के अंदर है, तो यहाँ बना सॉल्यूशन, क्या बना यहाँ पर सॉल्यूशन, और यहाँ पर है हीट, यहाँ पर क्या है हीट। तो अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे तो रिएक्शन आगे जाएगा। बात नहीं समझे? देखो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, पीछे। पीछे मतलब ये जो सॉल्यूशन से गैस बाहर निकलेगा। पर अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को सॉरी घटाओगे, घटाना है ना, टेम्परेचर घटेगा तो रिएक्शन आगे जाएगा, तो ऑक्सीजन और बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ रहा है भाई, मछली के लिए ऑक्सीजन ही दारू है, उसके लिए ऑक्सीजन ही सिगरेट है बेटा। बात नहीं समझे मेरी बात? तो भाई ऐसा होता है कि कम टेम्परेचर पे ना मछली को बढ़िया ऑक्सीजन मिल रहा होता है, इधर ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन, आगे ऑक्सीजन, पीछे ऑक्सीजन, एकदम मस्त। बात समझ में आया? लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, हम अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक्सोथर्मिक में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन पीछे जाता है। पीछे जाने का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर है अब वो निकलेगा, वो निकलेगा, तो मछली अंदर तड़पेगा, मर जाएगा। मेरा सिगरेट ले गया, मेरा सब कुछ ले गया, ऑक्सीजन ही तो सब कुछ है उसके लिए भाई। क्या बात समझ पा रहे हो? इसीलिए कहा जाता है भाई ग्लोबल वार्मिंग को रोको, है ना, ग्रीन, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें है भाई। क्योंकि अगर मछली नहीं रहेगा ना, चाहे जो भी चीज़ ना रहे, पूरा एक फूड साइकिल ख़राब हो जाएगा, एवरीथिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा खेल भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, एक्वेटिक स्पीसीज फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो व्हाट रीज़न यू विल गिव कि भाई देखो जब भी एक गैस लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करता है या मिलता है तो जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल in exothermic reaction, if we increase temperature, reaction goes backward, solubility decrease, so less amount of oxygen, so they पगला, तो वो पगला जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। बेटा एक और बार हम रीज़न बताएंगे कि जो एक्वाटिक स्पीसीज थे उनको बहुत कंफर्टेबल फील क्यों होता है ठंडे पानी में। तो देखो पहली बात समझना, जब भी किसी गैस को लिक्विड से मिलाते हैं, गैस को लिक्विड से मिलाते हैं, क्या बोला मैंने, गैस को जब लिक्विड से मिलाते हैं तो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो हमने क्या पढ़ा है, देखो ऑक्सीजन गैस को पानी में मिलाया, ऑक्सीजन गैस को पानी में मिलाया, और पानी में कौन है, मछली है ना, मछली। तो यहाँ मछली के पास क्या गया, ऑक्सीजन गया, क्या गया, ऑक्सीजन, और रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक्सोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी, ये पढ़ा था। अब मैं कह रहा हूँ कि हमने पानी कैसा रखा है, कोल्ड, कैसा रखा हमने, कोल्ड। कोल्ड वाटर में जो टेम्परेचर है वो घट गया, टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा ना भाई, उल्टा होगा ना। देखो जब इसका एरो ऊपर है तो इसका एरो नीचे। अब आपने कोल्ड वाटर लिया, क्या लिया, कोल्ड वाटर, तो टेम्परेचर घटा, सॉल्युबिलिटी बढ़ा, क्योंकि आपस में क्या है ये उल्टा। यानी जो ये मछली है इसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ठंडे पानी में मछली को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए अच्छा फील करेगा। आई होप आप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट कर लो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो 4-5 मिनट और, इसको अगली बार अच्छे से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अभी देख लो क्या लिखा है, गैस इन लिक्विड। एक गैस लिया, लिक्विड डाला। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। बहुत लॉजिकल बात करते हैं। इमेजिन करो यहाँ पर एक लिक्विड है, लिक्विड का कंटेनर है, क्या है, लिक्विड का कंटेनर। इमेजिन करो, इधर देखो, यहाँ पर गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ये गैस के पार्टिकल से ऊपर। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको दबाया तो कुछ नीचे के पार्टिकल गैस घुल गए। अरे घुलेंगे ना भाई, कोई ऑप्शन है कहीं जाने का, नहीं। मैंने और दबाया, और भी सारे पार्टिकल आ गए। मैंने और दबाया, सारे पार्टिकल आने लग गए। नहीं, ये मुझे लॉजिकली समझ में आया कि अगर गैस को लिक्विड में डालना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को, यानी प्रेशर बढ़ाने से
मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे, यानी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। सॉलिबिलिटी होता क्या है? अमाउंट। क्या होता है? तो एक छोटा सा रूल हमने याद कर लिया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, और कल हम इसको हेनरीज लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? चलो ये हम पढ़ लेंगे फ्यूचर में, अभी और थोड़ा जनरल बातें करते हैं। अब ये बात जब हमें पता लगा ना, ये हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है, डाल्टन्स ने भी काम किया था, थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको बाद में। तो हेनरी ने ये बात बोली कि प्रेशर जो है सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके लिए? गैस के लिए, ऑफ गैस। कि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी किसी भी लिक्विड के अंदर। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी छोटी सी स्टोरी है, समझना। ये मैं जनरली बताता हूँ बच्चों को। जैसे कि मान लो आपने सुना होगा कोको कोला, अरे गाना नहीं बोल रहा मैं, पीने वाला कोको कोला, ठीक है ना, कोको कोला या पेप्सी या जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है। क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, इनको सॉफ्ट ड्रिंक क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसको पीने के बाद नशा नहीं चढ़ता, है ना। हार्ड ड्रिंक मतलब अल्कोहल, मतलब जो मैं समझता हूँ, और सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ये होता है। तो जैसे आप जाओगे किसी के घर में तो आपसे पूछेंगे हार्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, तुम बोलो मैं तो सख्त लौंडा हूँ या मैं तो सख्त हूँ भाई, हार्ड ड्रिंक दे दो। पता लगे इतने हार्ड हो गए, उसी में दे दिया 2-3, है ना, नशा चढ़ जाए, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब कोल्ड ड्रिंक टाइप चीज़ें, है ना। अब समझना, देखो जब इसकी पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग, तो हम बड़े हाई प्रेशर पे पैकिंग करते हैं। मतलब आप मशीन देखना, मशीन होती है, मशीनें, उसमें बोतल नीचे जाती है, बोतल, और ऊपर धप बहुत तेज़ प्रेशर से। रीज़न क्या है? अगर प्रेशर अगर हमने बढ़ाया तो जो गैस पार्टिकल है वो ज़्यादा सॉल्युबल रहेंगे, तभी तो खोलोगे तो फिज आएगा, ओह मज़ा आ गया गले में। अरे पेप्सी तुम यही तो चाहते हो, मोर फेज, मोर गैस हो, है ना, ऐसे चाहते हो ना लोग, पेप्सी, कोको कोला। तो यही लॉजिक होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फिल्ड एट हाई प्रेशर। रीज़न क्या है? एट हाई प्रेशर मोर गैस इज सॉल्युबल, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और भी बताता हूँ मैं एक दो छोटी छोटी चीज़ें और। देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी, जैसे कि आप पहाड़ पे घूमने गए, या पहाड़, जैसे कहा जाता है जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, जो पहाड़ी हो, तुम में से कोई है उत्तराखंड या इधर उधर का कोई है क्या? नहीं है। पिछली बार थे 4-5 बच्चे, इस बार उत्तराखंड के बच्चे कम है, ठीक है। अब मुझे जाना पड़ेगा उत्तराखंड घूमने के लिए। सुनो, तो उत्तराखंड या फिर जो भी बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होती है ना, वहाँ पर क्या होता है भाई, वहाँ पर प्रेशर कम होता है। पढ़ा आप लोगों ने कि जब ऊंचाई पे जाते हैं हम तो मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, पार्टिकल्स कम। एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये हमारा अर्थ है, और ये अर्थ है जहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये एटमॉस्फेयर है ना हमारा, एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको कितनी लेयर लगा रही है फोर्स? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। मान लो मैं यहीं जाके खड़े हो जाऊँ पहाड़ पे, किसी पहाड़ पे जाके यहाँ खड़े हो जाऊँ, तो सिर्फ 1 या 2 लेयर फोर्स लगाएंगे, तो ऊपर प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होता है? अगर प्रेशर कम है तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कम जाएगा। बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा, ज़्यादा जाएगा? अरे कम जाएगा ना भाई, सॉल्युबल कम होगा। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा? कम। और तुम्हें पता है हमारा दिमाग ऑक्सीजन पे ही वर्क करता है। ऑक्सीजन जैसे ही कम गया, उसे 2-3 चीज़ें दिखाई देगी, ऐसे होगा भाई, धुंधलापन दिखाई देगा, मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम पहाड़ पे घूमने जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई ट्रैकिंग कर रहा है, ट्रैकिंग, तो रास्ता भटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, बिना गांजा पिए नशे में, मजाक नहीं कर रहा, अरे होता है सच में। लोग कहते हैं भ्रम हुआ है, क्या हुआ है? भ्रम। पहाड़ों पर लोगों को भ्रम होता है, उसके पीछे लॉजिक ये है, ये नहीं कि कोई भूत आ गया या कोई दिव्य शक्ति आ गई, ऐसा नहीं। मतलब जो मेरा मानना है, ये एक्चुअली में होता क्या है, जब बंदा ऊपर जाता है ना पहाड़ों पे, तो भाई उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में, लिक्विड में ऑक्सीजन कम जाता है। ऑक्सीजन, अब कम ऑक्सीजन गया तो उसको ऐसी दिमाग से काम नहीं करेगा। इसको बोलते हैं मेडिकल इलनेस, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसको? ये हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, अगले लेक्चर में। अच्छा, और भी है हमारे पास, जैसे मैंने आपसे बोला, देखो मैं बहुत एक्यूरेट नहीं बोलूँगा, अभी रफली बोल रहा हूँ। यह है समंदर, ये मैंने 11th में पढ़ा दिया होगा बच्चों को। ये समंदर है, क्या है बेटा? ये समंदर, यानी ये एप्लीकेशन पढ़ रहे एक तरह से ना, कि प्रेशर और गैस के सॉल्युबल होने में रिलेशन क्या है। अगर कम प्रेशर हुआ कम सॉल्युबल, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा सॉल्युबल। अच्छा, जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे उनको बहुत दिक्कत होगी, समझ रहे हो? ध्यान दो इधर सारे, आपको बोल रहा हूँ बेटा, रिमझिम, वेरी गुड। अब देखो अगला क्या है, जैसे कि कई बार होता है, जैसे ये मान लो समुंदर है, क्या है? समुंदर। तो स्कूबा डाइवर सुना आपने? स्कूबा डाइवर, बेटा स्कूबा डाइवर वो होते हैं ना जो मरमेड बन जाते हैं, पीछे वो लगा लेते हैं, पीछे पैरों में मछली वाला और आंखों में ऐसे चश्मा लगा लेंगे और पीछे टैंक लगा लेंगे, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं उसके अंदर, तो वो उसको बोलते हैं हम क्या? स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर्स ना पीछे टंकी लेके जाते हैं
नीचे बहुत डीप, समुंदर के अंदर बहुत डीप। अब मेरी कहानी को समझना, उस सिलेंडर के अंदर पता क्या क्या होता है? पहले सिलेंडर के अंदर होता था नाइट्रोजन गैस। क्या होता था? और ऑक्सीजन गैस। क्या होता था? नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। सिलेंडर देखो, इसके ये स्कूबा डाइवर है, ठीक है, स्कूबा डाइवर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या क्या है? O2 गैस एंड N2 गैस। ये बंदा अपना मुंडी लेके, ठीक है, नीचे गया। जब वो नीचे चला गया तो भाई पानी का प्रेशर बढ़ गया ना, बहुत पानी का प्रेशर बढ़ गया। तो जो भी गैस है, जो भी वो गैस ले रहा है अपनी बॉडी में, वो ब्लड में जाएंगे, तुरंत घुल जाएंगे। अरे प्रेशर ज़्यादा आ गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। तो जो भी टैंक के अंदर ऑक्सीजन है एकदम मस्त ब्लड के अंदर तैर रहा है, मज़ा आ गया। नाइट्रोजन भी है, वो भी जाएगा भाई, गैस तो मैं भी हूँ। अब नाइट्रोजन क्या बॉडी को चाहिए होता है क्या? नहीं। लेकिन प्रेशर बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर अब नाइट्रोजन गैस भी जाएगा। अब यही पंगे वाली बात है। ऑक्सीजन तो तुम निकाल लोगे बहुत सारे तरीके, यू नो बेटर वेल, कि नाक से निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया, या बॉडी में कंजप्शन में चला गया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन चला जाएगा, दिमाग में चला गया, ऑक्सीजन गया तो बढ़िया है, ऑक्सीजन अंदर है तो बढ़िया है। पर नाइट्रोजन का क्या करोगे भाई? तुम अंदर गए तो सॉल्युबल हो गया, बॉडी में उसका कोई काम ही नहीं है नाइट्रोजन गैस का। तो अब होता क्या है, ऐसे मैं बहुत रफली बता रहा हूँ, जब बंदा बाहर निकलता है, कौन निकलता है? तो ऑक्सीजन तो भाई यूज़ हो गया जहाँ होना था यूज़। अब वो बंदा जो नाइट्रोजन गैस है वो तड़प रहा है, कह रहा है देख भाई, तूने जब प्रेशर बढ़ाया मैं तेरे ब्लड में गया, अब तू ऊपर आ गया, प्रेशर घट गया, अब मेरे को नाइट्रोजन क्या कह रहा है? मेरे को बाहर आना है, मेरे को अब नाइट्रोजन को बाहर आना है। तो कैसे आएगा? तो मान लो ऐसे आएगा, वो कह रहा है अब मुंह से निकलने का रास्ता तो होता नहीं नाइट्रोजन के लिए, तो भाई ऐसे करके अब क्या पता वो नस को फाड़ते हुए आए, है ना। तो हम इसको कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं? इवन बैंड से जान भी जा सकती है। नहीं समझे मेरी बात को? कि भाई ऑक्सीजन गैस तो निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया, हमारे बॉडी में काम आ गया, कंजप्शन में काम आ गया, कहीं ना कहीं काम आ गया, एनर्जी ब्रेकडाउन में काम आ गया, ग्लूकोज तोड़ने में काम आ गया, पता ना आप लोगों को, कहीं ना कहीं काम आ गया। नाइट्रोजन गैस को तो निकलना ही पड़ेगा ना, तो वो निकलेगा कैसे? तो भाई वो एकदम जैसी मर्जी निकल ले, तो बैंड्स बन जाते। क्या बन जाते? बैंड्स। तो बैंड्स की कंडीशन में आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस टॉपिक का, ठीक है। तो अब देखो, अब जो बैंड्स हैं वो जानलेवा है। जैसे कि देखो, अब बंदा, जैसे मैं ये जोक मारता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये वाला काफ़ी, कि बंदा नीचे गया, वाइफ ने बोला बाय बाय, ठीक है। अब जब वो अंदर एकदम सब कुछ देख दाख के रंगीन मछली उछली देख के आ रहा है बाहर, वो अब वाइफ को बोल रहा हाय हाय, उतने में हो गया ख़त्म, कह रहा हाथी गायब हो गया ना। तो मजाक कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, चलो छोड़ो। तो कुल मिला के समझ में आ रहा ना कि बैंड्स इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन, जिससे जान जा सकती है। तो अब बात ये थी कि भाई अंदर तो जाना ही है, रिसर्च तो करना ही है, तो करे क्या, बंदे मर रहे, करे क्या। तो सोचा गया कि अब ना एक काम करो, ये ना नाइट्रोजन गैस जानलेवा है, एक छोटा मोटा गैस डाल दो जो स्किन से भी निकल सके। कहाँ से निकल सके? उसे नस फाड़ने की जरूरत ना पड़े। तो डाल दिया गया H2 हीलियम गैस। क्या डाला गया? कहा देखो भाई, ऑक्सीजन गैस छोड़ो, ऑक्सीजन गैस तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन को हटाओ, नाइट्रोजन की जगह डाल दो क्या? हीलियम। क्या डाल दो? हीलियम। अब उसका फ़ायदा क्या है? पहली बात, हीलियम छोटा है। हीलियम क्या है? अगर उसको निकलना भी होगा तो हमारे स्किन के पोर्स से, सेल्स के पोर्स से निकल जाएगा, छोटा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी, बैंड्स की कंडीशन बनेगी नहीं। बात समझ पा रहे हो? और हीलियम वैसे भी नॉन रिएक्टिव है, पता है तुम्हें, नोवल गैस है। तो बहुत सारे हीलियम के फ़ायदे, मेन फ़ायदा यही है कि हीलियम इज़ वेरी लेस सॉल्युबल। हीलियम मैंने पहले बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि एक सॉल्युबल सबसे ज़्यादातर सॉल्युबल क्या होता है? ऑक्सीजन। और बहुत ही कम सॉल्युबल कौन सा होता है? हीलियम। तो हीलियम क्यों डाला हमने? हीलियम एक तो पहली बार सॉल्युबल नहीं होगा, मान लो बाई चांस सॉल्युबल हो भी गया तो हमारी बॉडी के छोटे मोटे जो भी सेल्स के छोटे मोटे जो पोर है, छेद है, उससे निकल जाएगा, उसे कुछ बैंड्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बात समझ में आ गया? तो ये हम कब सोच पाए बताओ? जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा। अगर ये चैप्टर पढ़ते ही नहीं तो लोग ऐसे अलविदा हो रहे हैं, मुझे मछली देखना है, बेटा सीधा ऊपर से देखना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे।